हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिल सके। दोस्तों, हमने मनु के पार्ट फर्स्ट में मनु के सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ा था। आज पार्ट सेकेंड में हम मनु के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। तो मनु के राजनीतिक विचारों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति, सप्तांग सिद्धांत ये दिए थे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक विचारों को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। मनु के राजनीतिक विचार। मनु के राजनीतिक विचार। मनु के राजनीतिक विचारों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के क्या विचार थे। तो राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए मनु ने लिखा है कि आदिकाल में राजा के न होने से चारों ओर अराजकता तथा बर्बरता थी। तो इस अराजक स्थिति से निपटने के लिए ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम नज़र डालते हैं। तो ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कहा है, ईश्वर ने इंद्र वायु यम, इंद्र वायु यम, इंद्र वायु यम, सूर्य अग्नि वरुण, सूर्य अग्नि, वरुण चंद्रमा और कुबेर। सूर्य अग्नि वरुण चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर, कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर, सारभूत नित्य अंश लेकर यानी ईश्वर ने इंद्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण चंद्रमा कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की, यानी राजा की रचना की, राजा की सृष्टि की या राजा की रचना की, राजा की सृष्टि की, यानी राजा पद सर्जित किया गया। अब राजा के बारे में और मनु ने क्या कहा है। तो मनु ने इसके बारे में कहा है, इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं के अंश से उत्पन्न सब प्राणियों में पराक्रमी और श्रेष्ठ होता है। राजा इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं, इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं, इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं के अंश से उत्पन्न, अंश से उत्पन्न राजा
अंश से उत्पन्न राजा सब प्राणियों में पराक्रमी और श्रेष्ठ होता है। सब प्राणियों में पराक्रमी और श्रेष्ठ होता है। पराक्रमी और श्रेष्ठ होता है। पराक्रमी और श्रेष्ठ होता है। और राजा के बारे में क्या कहा है मनु ने? और मनु ने कहा है बालक भी हो तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। यानी राजा अगर बालक भी हो तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान नहीं करना चाहिए। राजा चाहे बालक भी हो तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मानव रूप में देवता है। क्योंकि वो मानव रूप में देवता है। मानव रूप में देवता है। अब बात करते हैं मनु ने जो सप्तांग सिद्धांत दिए थे उनके बारे में। मनु के सप्तांग सिद्धांत। मनु ने जो सप्तांग सिद्धांत दिए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। मनु स्मृति में राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिए। मनु के 9वें अध्याय में राज्य की 7 अंग बताए। कौन कौन से? मनु स्मृति के 9वें अध्याय मनुस्मृति के 9वें अध्याय में राज्य के निम्न 7 अंग बताए। अब हम उन 7 अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। 7 अंग बताए। तो 7 अंग कौन कौन से थे? नंबर 1 स्वामी यानी राजा। नंबर 2 मंत्री। नंबर 3 पूर्व किला परकोटा आदि से सुरक्षित राजधानी। नंबर 4 राष्ट्र। नंबर 5 कोष। नंबर 6 दंड। नंबर 7 मित्र। ये 7 राज प्रवृत्तियाँ हैं। तो हम इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी यानी राजा के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? स्वामी यानी राजा के बारे में। स्वामी या राजा। तो सबसे पहले मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया। स्वामी शब्द का प्रयोग किसके लिए? स्वामी शब्द का प्रयोग राजा के लिए। स्वामी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया मनु ने? स्वामी शब्द का प्रयोग राजा के लिए। स्वामी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? स्वामी शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया। राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग मनु ने किया था। अब जिसका अर्थ है कि संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जिसका अर्थ
संपूर्ण व्यवस्था में, संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, यानी सबसे प्रमुख स्थान है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिसका अर्थ संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और राजा के बारे में क्या है कहा है? राजा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त होना चाहिए। और क्या कहा है? और मनु ने कहा है कि राजा नैतिक गुणों, राजा नैतिक गुणों, राजा नैतिक गुणों, नैतिक गुण और प्रशासनिक, नैतिक गुणों, प्रशासनिक, नैतिक गुणों, प्रशासनिक और समता तथा दायित्वों के प्रति, समता यानी ताकत, समता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठ होना चाहिए। दायित्वों के प्रति निष्ठ होना चाहिए। दायित्वों के प्रति निष्ठ, दायित्वों के प्रति निष्ठ युक्त होना चाहिए, यानी अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन करे, निष्ठ युक्त होना चाहिए। ये थे स्वामी यानी राजा के कर्तव्य, गुण और राजा के बारे में मनु के विचार। अब हम बात करते हैं नंबर 2, राजा के बाद नंबर आता है मंत्री का। तो अभी हम बात करेंगे मंत्री के बारे में। नंबर 2, तो मंत्री के बारे में हम बात करेंगे अभी। नंबर 2, मंत्री के बारे में मनु के क्या विचार थे। तो मनु का मत है कि राज कार्य योग्य और कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। ये राज कार्य योग्य और कुशल, योग्य और कुशल मंत्रियों के बिना, योग्य और कुशल मंत्रियों, योग्य और कुशल मंत्रियों के बिना, कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता है, बिना नहीं चलाया जा सकता है। नहीं चलाया जा सकता है। और मंत्रियों के बारे में क्या कहा था मनु ने? तो और मनु ने कहा था मंत्री को कुलीन यानी संपन्न, मंत्री को कुलीन, मंत्री को कुलीन और क्या होना चाहिए? शास्त्र ज्ञाता, शास्त्र ज्ञाता, शास्त्र ज्ञाता, विद्वान, शास्त्र ज्ञाता, विद्वान, सूरवीर, सूरवीर और
विश्वसनीय, विश्वसनीय, शूरवीर और विश्वसनीय और कर्मठ आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। कर्मठ आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। आदि गुणों से संपन्न, आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। ये थे मंत्री के गुण। अब हम बात करते हैं पुर। पुर का अर्थ होता है किला, परकोटा या सुरक्षित राजधानी क्षेत्र। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3, पुर यानी किला या राजधानी क्षेत्र। पुर का अर्थ किला, परकोटा या राजधानी क्षेत्र। पुर का अर्थ किला, परकोटा, किला, परकोटा या राजधानी क्षेत्र। राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र। पुर का अर्थ किला, परकोटा या राजधानी क्षेत्र होता है। राजधानी क्षेत्र या राजधानी होता है। अब बात करते हैं पुर की श्रेणियों के बारे में। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बताई। तो अब बात करते हैं पुर की श्रेणियां, यानी किलों के प्रकार। पुर की श्रेणियां। पुर का अर्थ किला या राजधानी क्षेत्र या राजधानी। पुर की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में हम बात करें। सबसे पहले धन्व दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धन्व दुर्ग। उसके बाद नंबर 2 कौन सा दुर्ग आता है? मही दुर्ग। मही दुर्ग। उसके बाद नंबर 3 जल दुर्ग। नंबर 3 जल दुर्ग। और नंबर 4 वक्षस दुर्ग। वक्षस दुर्ग। वक्षस दुर्ग। और नंबर 5 कौन सा दुर्ग? मनुष्य दुर्ग। मनुष्य दुर्ग। और उसके बाद गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग। ये पुर की श्रेणियां यानी किलों के प्रकार है। तो मनु ने कौन से दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया? तो मनु ने गिरि दुर्ग को, गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया। गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया। मनु ने किस दुर्ग को श्रेष्ठ बताया? तो मनु ने गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया। और क्या कहा? राजा को इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। राजा को इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये थे पुर अर्थ किला, परकोटा या राजधानी क्षेत्र के बारे में। नंबर 3। अब हम बात करते हैं नंबर 4 राज्य के बारे में। तो राज्य के बारे में हम बात करते हैं।
मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद अर्थ में किया। राज्य, मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में? जनपद के अर्थ में किया। मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद अर्थ में किया। जनपद अर्थ में किया। ये राज्य के बारे में मनु ने क्या, मनु का राज्य से क्या तात्पर्य है? तो राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता, यानी राज्य से तात्पर्य एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, राज्य से क्या तात्पर्य है, या मनु के संबंध में कुछ बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राज्य से तात्पर्य क्या है? राज्य से तात्पर्य राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। उसमें निवास करने वाली जनता। उसमें निवास करने वाली जनता से हैं। राज्य से तात्पर्य राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता से हैं। अब राज्य के बाद हम बात करते हैं नंबर 5 यानी कोश। नंबर 5 कोश राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। मनु के अनुसार कोश राज्य का अनिवार्य तथा अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु के अनुसार कोश राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। मनु के अनुसार कोश राज्य का अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण अंग है। अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण अंग है। राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कोश के बिना राजा की कोई भी जरूरत या जनता के कल्याण कार्यों योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होना चाहिए। मनु के अनुसार राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होना चाहिए। समुचित मात्रा में कोश होना चाहिए मनु के अनुसार। अब बात करते हैं नंबर 6 दंड। नंबर 6 दंड। और दंड के बारे में हम बात करते हैं। दंड का अर्थ क्या है? दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली सेना से है। तो दंड का अर्थ क्या है? दंड का आशय राजा की रक्षा करने वाली सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति सेना का उल्लेख किया। तो शक्ति, अर्थ
अर्थात सेना से, दंड का से, शक्ति अर्थात सेना से, शक्ति या सेना से, शक्ति या सेना से, शक्ति या सेना से। अब हम बात करते हैं सेना किस प्रकार, कितने प्रकार सेना के प्रकार। तो सेना के प्रकारों की अगर हम बात करें तो हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना, हस्ती सेना। हस्ती सेना के बाद हमारा नंबर आता है रथ सेना। रथ यानी घोड़ों पे सवार सेना, रथों में सवार सेना, सॉरी ये रथ में सवार। और उसके बाद अश्व सेना। अश्व सेना यानी घोड़ों पर सवार सेना जो कि अश्व सेना। उसके बाद जल सेना, जो जल में यानी पानी में, तैराक में महत्वपूर्ण हो, उसमें परिपूर्ण हो, तो वो होती है जल सेना। पदाति सेना यानी पैदल सेना, पदाति सेना यानी पैदल सेना। ये थे दंड के प्रकार या सेना के प्रकार। अब बात करते हैं नंबर 7 यानी अंतिम। तो नंबर 7 में क्या है? नंबर 7 में है मित्र। क्या है? मित्र। ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, मित्र। मित्र का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या मित्र कौन होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मित्र ऐसे होने चाहिए जो विपत्ति में साथ दे सके। तत्वों एवं सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व ताकत का आधार। मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र ऐसे होने चाहिए, मित्र ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो विपत्ति में साथ दे, जो विपत्ति में साथ दे सके, विपत्ति में साथ दे सके, विपत्ति में साथ दे सके। मित्र कैसे होने चाहिए? जो विपत्ति में साथ दे सके। ये थे जो सप्तांग सिद्धांत थे, वो थे। अब हम बात करते हैं राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में। तो अब हम बात करते हैं राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में। तो राज्य के कार्य क्षेत्र में हम बात करते हैं मनुस्मृति का क्या मत है? मनुस्मृति का मत है कि राज्य का क्षेत्र कैसा है? राज्य का क्षेत्र व्यापक है। राज्य का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र व्यापक है। राज्य का क्षेत्र व्यापक है। राज्य का क्षेत्र कैसा है? राज्य का क्षेत्र व्यापक है। राज्य पुलिस कार्य नहीं करता अपितु ये समाज कल्याण भी करता है। राज्य पुलिस, राज्य पुलिस, राज्य पुलिस कार्य ही नहीं करता, कार्य ही नहीं करता, नहीं करता अपितु जनता की सेवा भी करता है। नहीं करता अपितु जनता या ये समाज की रक्षा भी करता है। ये समाज की रक्षा व कल्याण करता है। समाज की रक्षा व कल्याण करता है। समाज की रक्षा व कल्याण करता है। कल्याण करता है। समाज की रक्षा व कल्याण करता है। और इसके अलावा क्या कार्य हैं? इसके अलावा कार्य हैं बाह्य आक्रमण से रक्षा। ये राज्य पुलिस का कार्य है। बाह्य आक्रमण से रक्षा, बाह्य आक्रमण से रक्षा, बाह्य आक्रमण से रक्षा करते हैं। शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा,
राज्य का दायित्व है। किसका दायित्व है? राज्य का। शक्तिशाली से राज्य की रक्षा, शक्तिशाली से राज्य की रक्षा, शक्तिशाली से राज्य की रक्षा, ये किसका काम है? राज्य का दायित्व है। शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा, सॉरी यहाँ मैंने राज्य लिख दिया है। शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा राज्य का दायित्व, कमजोर की रक्षा राज्य का दायित्व। ये किसका दायित्व है? ये राज्य का दायित्व है, शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा। अब हम बात करते हैं राजा के कर्तव्यों के बारे में। तो राजा के कर्तव्यों में हम बात करते हैं, राजा धार्मिक दंड को क्रियान्वित करने का साधन मात्र है। वास्तविक राजा तो धर्म का विधान है। वास्तविक राजा तो धर्म का विधान है। तो वास्तविक राजा तो धर्म का विधान है, यानी राजा धार्मिक दंड को क्रियान्वित करने का साधन मात्र है। वास्तविक राजा तो धर्म का विधान है, क्योंकि एक और तो राजा को देवत्व का अंश मानकर उसके का पालन करने को प्रजा का धर्म करने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर राजा द्वारा धर्म विरुद्ध कार्य करने पर सिंहासनच्युत कर मार डालना भी उचित ठहरा कर मनु ने राजा को निरंकुश या राजा या राज्य को निरंकुश और वादी होने से बचाया है। यानी एक और तो राजा को देवत्व का अंश मानकर उसके कार्यों को पालन करने को प्रजा का धर्म कहा गया है। वहीं दूसरी ओर राजा द्वारा धर्म विरुद्ध कार्य करने पर सिंहासनच्युत कर मार डालना भी उचित ठहरा कर मनु ने राज्य को निरंकुशवादी होने से बचाया है। यानी मनु ने राजा को निरंकुशवादी होने से भी बचाया है। तो इस प्रकार एक तो राजा को देवत्व का अंश मानकर उनके कार्यों को पालन करने का कहा गया, वहीं धर्म विरुद्ध कार्य करने पर मार डालना भी उचित है। मनु ने राजा या राज्य को निरंकुशवादी होने से बचाया है। राजा से शत्रुओं से राजा को प्रजा की प्राण व संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। योग्य ईमानदार विद्वान कर्मचारियों का सम्मान भी राजा को करना चाहिए। अयोग्य भ्रष्ट व लापरवाह को पद मुक्त करना चाहिए। उनको देश निकाला भी दे देना चाहिए। यानी अविश्वासी पर विश्वास न करे और विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करे। अधिक विश्वास न करे। युद्ध का नेतृत्व राजा को स्वयं करना चाहिए। मनु के अनुसार जो वीर युद्ध में शत्रु को पराजित करता है वह पृथ्वी के सुखों को भोगता है, और जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है वह स्वर्ग में जाता है। और वीर गति को प्राप्त राजा का गुणगान चारों दिशाओं में होता है। जो युद्ध स्थल से भागकर जान बचाता है वह कायर कहलाता है। राजा को वृद्धों, अंधों, विधवाओं, दीनहीन की समय समय पर सहायता करनी चाहिए। राजा को गुप्तचरों के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। ये भी राजा का कर्तव्य यानी काम है। अब हम बात करते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। तो शासन व्यवस्था, शासन का मुख्य प्रयोजन क्या है? धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में साधक बनना। और मनुस्मृति में बताया गया है सरल कार्य भी अकेले व्यक्ति के लिए कठिन होता है। सरल कार्य भी अकेले व्यक्ति के लिए कठिन होता है। अकेले व्यक्ति के लिए कठिन होता है। कठिन
होता है। सरल कार्य भी अकेले व्यक्ति के लिए कठिन होता है। और राजा का व्यवस्था के बारे में और क्या बताएं? राजा को उच्च कुलीन यानी उच्च कुल का, राजा को उच्च कुलीन, उच्च कुलीन, शास्त्र ज्ञाता, शास्त्र ज्ञाता, विद्वान, शास्त्र ज्ञाता, विद्वान, शूरवीर, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण, शस्त्र चलाने में निपुण, शस्त्र चलाने में निपुण, आलस्य रहित, आलस्य रहित और कर्मठ विश्वसनीय, कर्मठ विश्वसनीय, कर्मठ विश्वसनीय और व्यक्तियों को महत्वपूर्ण कार्यों की सलाह लेने के लिए, व्यक्तियों को महत्वपूर्ण कार्यों की सलाह लेने के लिए, कार्यों की सलाह लेने के लिए, महत्वपूर्ण कार्यों की सलाह लेने के लिए मंत्री नियुक्त करने चाहिए, मंत्री नियुक्त करने चाहिए, और योग्य मंत्रियों की नियुक्ति के उपरांत राजा को पहाड़ या एकांतवास में मंत्रियों से और राजा को क्या करना चाहिए? नियुक्ति के उपरांत राजा को पहाड़ या एकांतवास में, राजा को पहाड़ या एकांतवास में मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए। और मंत्रणा के समय ध्यान देने योग्य बात है कि जड़ मुख बहरे वृद्ध स्त्री मलेश, वृद्ध स्त्री मलेश, रोगी और अंगहीन अंगहीन को मंत्रणा भवन से हटवा दे, अंगहीन को मंत्रणा भवन से हटवा दे। ये राजा को ध्यान रखना चाहिए मंत्रणा के समय।
और राज्य को कितने भागों में बांटा गया? तो राज्य को 2 भागों में, पूर्व तथा बांटा में। राज्य के 2 भाग, राज्य के 2 भाग कौन कौन से? पूर्व तथा बांटा, पूर्व और बांटा, पूर्व और बांटा। और राजधानी तथा राष्ट्र से तात्पर्य सारे देश के भूभाग से हैं। पूर्व से तात्पर्य राजधानी और राष्ट्र से तात्पर्य देश के सारे भूभाग। तो पूर्व से क्या तात्पर्य है? पूर्व से तात्पर्य राजधानी और राष्ट्र से तात्पर्य सारे देश के भूभाग से हैं। और अब हम बात करें मनुस्मृति में इकाइयाँ यानी सफल प्रशासन के लिए राज्य को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो इकाइयाँ किस प्रकार की थी? 1 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 100 गांव, 1000 गांव की प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था की गई। इसमें सबसे छोटी इकाई गांव है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गांव। सबसे छोटी इकाई गांव, छोटी इकाई गांव। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गांव। और गांव का मुखिया क्या कहलाता था? जिसका अधिकारी ग्रामीण, यानी गांव का अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। गांव का अधिकारी क्या कहलाता था? ग्रामीण। ग्रामीण का कर्तव्य गांव में शांति बनाए रखना। कर्तव्य गांव में शांति बनाए रखना। ग्रामीण का कर्तव्य गांव में शांति बनाए रखना। गांव में शांति बनाए रखना, बनाए रखना, ये ग्रामीण का मुख्य कार्य होता था। और गांव में पैदा होने वाली फसल से राजस्व इकट्ठा कर प्रशासन की अगली इकाई 10 गांव के अधिकारी यानी 10 ग्रामपति, छोटी इकाई गांव और 10 गांव का 10 ग्रामपति कहलाता था। इस प्रकार 20, 100, 1000 ग्रामों के अधिकारियों को क्रमशः विसंती, शताध्यक्ष तथा सहस्त्रपति कहा गया। मनुस्मृति के अनुसार न्यायाधीश द्वारा उचित न्याय न प्रदान करने पर अधर्म अंश निम्नलिखित लोग भागीदार होंगे। अधर्म करने वाला गवाह, न्यायाधीश तथा राजा। उचित न्याय न प्रदान करने पर कौन कौन जिम्मेदार होंगे? तो उचित न्याय न प्रदान करने पर, उचित न्याय न प्रदान करने पर, उचित न्याय न प्रदान करने पर कौन कौन जिम्मेदार होंगे? तो अधर्म करने वाला, अधर्म करने वाला, अधर्म करने वाला और गवाह, न्यायाधीश तथा राजा। गवाह, न्यायाधीश, न्यायाधीश और राजा, ये सभी जिम्मेदार होंगे। राजा उचित न्याय न प्रदान करने पर ये सभी जिम्मेदार होंगे अधर्म के। और अब बात करते हैं मनु के अनुसार दीवानी फौजदारी क्षेत्र के प्रमुख अपराधों में चोरी, झूठी गवाही, खाद्य पदार्थों में मिलावट, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य वसूली, धार्मिक अपराध, राज्य के अन्न भंडार या शास्त्रागार को तोड़ना, शारीरिक हिंसा, बलात्कार, धन चोरी, धोखाधड़ी, कर्जा न चुकाना, जेब कतरना, गवाही के लिए उपस्थित न होना तथा डकैती आदि प्रमुख है। ब्राह्मण न्यायाधीश उपलब्ध न होने पर, और न्याय शासन व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होते थे? ब्राह्मण। और ब्राह्मण न्यायाधीश, न्यायाधीश उपलब्ध न होने पर, न्यायाधीश न उपलब्ध होने पर, न उपलब्ध होने पर, ब्राह्मण न्यायाधीश न उपलब्ध होने पर क्या करना चाहिए? ब्राह्मण न्यायाधीश न उपलब्ध होने पर क्षत्रिय तथा वैश्य को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। क्षत्रिय तथा वैश्य, क्षत्रिय तथा वैश्य,
क्षत्रिय तथा वैश्य को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है, को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्षत्रिय न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दंड व अपराध के बारे में। तो दंड एवं अपराध के बारे में मनु ने क्या कहा है? तो दंड एवं अपराध के बारे में मनु ने कहा है कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। दंड ही समस्त प्रजा पर शासन, दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। यानी जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है। जब प्रजा सोती है, जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है। तो दंड जागता है, प्रजा सोती है तो दंड जागता है। और इसके बारे में क्या कहा? शोर दंड के भय से चोरी नहीं करते। शोर दंड के भय, शोर दंड के भय से चोरी नहीं करते हैं, भय से चोरी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। और मनु ने क्या कहा कि दंड धर्म है, राजा का कर्तव्य है। यानी दंड धर्म है, राजा का कर्तव्य है। दंड धर्म है, राजा का कर्तव्य है, कर्तव्य है। और इसके बारे में मनु ने दंड के 4 प्रकारों के बारे में बताया। तो दंड के 4 प्रकार, कितने प्रकार हैं? दंड के 4 प्रकार, दंड के 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो दंड के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। वाग्दंड, वाग्दंड, वाग्दंड का अर्थ होता है समझाना या बुझाना, समझाना बुझाना, समझाना बुझाना। और दूसरे नंबर पर है धनदंड यानी जुर्माना, धनदंड, जुर्माना। और तीसरा है कामदंड, कामदंड यानी शारीरिक यातना एवं प्राणदंड, कामदंड एवं वधदंड, वधदंड। इसका अर्थ होता है शारीरिक यातना एवं प्राणदंड। शारीरिक दंड व प्राणदंड यानी फांसी देना या मृत्यु, प्राणदंड। और 4 नंबर हैं दिग्दंड, दिग्दंड। दिग्दंड में क्या होता है? निंदा भ्रत्सा करना यानी उसकी बेइज्जती करना, निंदा करना। ये है 4 दंडों के प्रकार।
तो अज्ञानतावश किए गए अपराध को जानबूझकर किए गए अपराध से कम गंभीर माना गया है। सभी को समान रूप से दंडित नहीं किया जाता है। वर्ण के आधार पर व्यक्ति से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण, ब्राह्मण को वर्ण के आधार पर व्यक्ति से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। कटु वचन कहने पर ब्राह्मण को अपराध में क्षत्रिय एवं वैश्य से क्रमशः 100 पर्ण तथा 200 पर्ण का दंड देना होगा, किंतु उसी अपराध के लिए शूद्र और अंग छेद्य को दंड देय होगा। और इसी प्रकार जो ब्राह्मण किसी को कटु वचन बोलता है तो आर्थिक दंड देकर उसको छोड़ दिया जाता है, और वहीं जबकि ये कोई कार्य शूद्र करता है तो उसकी जीभ काट ली जानी चाहिए। मनु द्वारा ब्राह्मण वर्ग के प्रति विशेष व्यवहार तथा शूद्रों के प्रति पूर्वाग्रह से निश्चित रूप से वर्णधारित भेदभाव दिखाई देता है, जिसका विवेक सम्मत कोई आधार नहीं है। अब हम बात करते हैं मनु की कर व्यवस्था के बारे में। कर व्यवस्था, कर व्यवस्था कर व्यवस्था के बारे में मनु के क्या विचार थे उनके बारे में जानते हैं। तो राज्य की सुरक्षा समृद्धि, इसके बारे में मनु ने क्या कहा है? राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा समृद्धि, राज्य की सुरक्षा समृद्धि सदृढ़ता तथा प्रजा सुख सुविधा के लिए, समृद्धि प्रजा सुख सुविधा के लिए, प्रजा सुख सुविधा, प्रजा सुख सुविधा के लिए, प्रजा सुख सुविधा के लिए राजकोष की आवश्यकता होती है। राजकोष की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता, राजकोष की आवश्यकता होती है, राजकोष की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हम बात करें कि ये किस प्रकार लिया जाता है कर, तो जिस प्रकार जोंक, बछड़ा एवं मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा करके अपना लिए रक्त, दूध व शहद लेते हैं, उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर वसूल लेना चाहिए। तो कर भूमि की गुणवत्ता, उपजाऊपन, परिश्रम आदि पर विचार कर किसान की आय का छठा, 8वां तथा 12वां भाग गणित करना चाहिए। वृक्ष, मांस, घी, गंध, औषधि, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन तथा पत्थर से बनी वस्तुओं का छठा भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए। संकट काल में राजा के चौथे भाग तक कर के रूप में वसूल कर सकता है, लेकिन कारीगर, बढ़ई, लोहार आदि निर्धन व्यक्तियों पर कर नहीं लगाना चाहिए। ब्राह्मण, बूढ़े, पंगु, असहाय लोगों की किसी प्रकार का कर वसूलने की नहीं चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यानी कर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भी लिया जाता था। भूमि की गुणवत्ता, उपजाऊपन, भूमि की गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता और उपजाऊपन, परिश्रम आदि पर, परिश्रम आदि पर, परिश्रम आदि पर लिया जाता था। और इसमें क्या होता था? इसमें आय का छठा, आय का छठा, 8वां, आय का छठा, 8वां या 12वां भाग, या 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण, 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए, 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। और
संकट काल में कारीगर, बढ़ई, लोहार, अति निर्धन व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिए। संकट काल में, संकट काल में, संकट काल में बढ़ई, लोहार और अति निर्धन, बढ़ई, लोहार और अति निर्धन और अति निर्धन, अति निर्धन, अति निर्धन पर कर नहीं लेना चाहिए। अति निर्धन से कर नहीं लेना चाहिए। अति निर्धन से कर नहीं लेना चाहिए। अति निर्धन से कर नहीं लेना चाहिए। और कर के बारे में मनु के क्या विचार थे? तो और मनु के कर के बारे में विचार थे कि ब्राह्मण, बूढ़े, अंधे, पंगु, असहाय लोगों को किसी प्रकार का कर नहीं लेना चाहिए। और किस प्रकार इसके स्थान पर एक दिन श्रम करना चाहिए और जुर्माने का एक स्रोत भी दंड के रूप में माना है। तो इस प्रकार संकट काल में ये राजकोष यानी कर व्यवस्था के बारे में है। अब हम बात करते हैं आगे मंडल सिद्धांत के बारे में। तो मनु के मंडल सिद्धांत में कुल 12 सदस्यीय राज्य बताए गए हैं, जिनका केंद्र विजिगीषु, विजय सहाने वाला राजा। तो अभी हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो मनु ने मंडल सिद्धांत में कुल 12 सदस्यीय राज्य बताए गए हैं। कुल 12 सदस्य राज्य बताए गए हैं। राज्य बताए गए हैं। कुल 12 सदस्यीय राज्य बताए गए हैं। और विजिगीषु, विजय सहाने वाला राजा, केंद्र विजिगीषु, केंद्र क्या है? केंद्र है विजिगीषु, विजिगीषु, विजय चाहने वाला राजा, विजय चाहने वाला राजा, विजय सहाने वाला राजा। और क्या? पाषाणीग्रह यानी पीठ का शत्रु, पाषाणी ग्रह यानी पीठ का शत्रु, पीछे का शत्रु, पीठ का शत्रु। ये मंडल सिद्धांत के बारे में है। और क्या कहा गया है? मध्यम तथा उदयसन राज्य के पाषाणीग्रह यानी की सीमा से लगा हुआ पाषाणीग्रह सार, आक्रांता सार कहा गया। मध्यम राज्य विषुवतु तथा अरि राज्य की सीमा से लगा होता, जबकि उदासीन राज्य की सीमाओं से दूर रहता है। इस प्रकार 12 राज्यों का ये समूह राज्य मंडल या मंडल सिद्धांत कहलाता है। इसमें राष्ट्रमंडल के 5 सदस्यीय राज्य विजिगीषु के अग्रभाग में तथा 4 पृष्ठ भाग के एक मध्यम, एक उदासीन एवं विजिगीषु स्वयं शामिल है। अब आगे हम बात करेंगे षड्गुणीय नीति के बारे में।